ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल एंट्री में, सम्स वाले पेजेस में। ये टीएस गरिवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें मैं आप लोगों को 10 और 12 डेट तक मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। 10 और 12 डेट तक मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अभी आगे बढ़ते हैं, 12 डेट के आगे 14 डेट। अब आप देखोगे ना, अगर कंपेयर करोगे तो पहले 4 ट्रांजेक्शन परचेज किए, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। फिर 4 ट्रांजेक्शन सेल्स की है, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स। तो ये जो 4 ट्रांजेक्शन सेल्स की है, इन चारों में कंपलसरी सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गई। जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं, तो कंपलसरी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता ही है। तो 14 में पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट दी हुई है 7000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000। यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगा 14 7000 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। मैं यहाँ पे पहले क्रेडिट वाला इफेक्ट लिखता हूँ, तो सेल्स अकाउंट। तो जो यहाँ से लेकर जो चारों ट्रांजेक्शन्स हैं, उन चारों ट्रांजेक्शन्स में सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही। डेबिट क्या होगा? जैसे 14 वाले में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो डेबिट होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, चलो 14 डेट के बाद, 14 डेट के बाद आपको दिया हुआ है 15 डेट। 15 डेट में लिखा है सोल्ड गुड्स टू करीम 6500। अब यहाँ पे भी सेल्स तो क्रेडिट हो गई, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गई, और यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू करीम, तो डेबिट होगा करीम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है करीम, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो पार्टी का नाम लिखना जरूरी है। तो क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, डेबिट होगा करीम अकाउंट, क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है तो पार्टी का नाम लिखना जरूरी है। अमाउंट है 6500, डेट है 15 डेट 6500, सोल्ड गुड्स टू करीम। तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 15, अमाउंट में लिखूंगा 6500, और यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू करीम, तो क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट होगा करीम अकाउंट, क्योंकि हमको करीम से पैसे लेना बाकी है। करीम हमारा डेटर है, एसेट है, एसेट का बैलेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम। आगे 15 डेट हो गया। नेक्स्ट 15 के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 डेट। 16 डेट में लिखा है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश 5000, डेट 16। सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। अब यहाँ पे गणेश का नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है गणेश, और कैश भी दिया हुआ है। तो अगर पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हुआ तो ये कैश ट्रांजेक्शन होता है। गणेश पार्टी का नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो सोल्ड गुड्स में क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट और डेबिट होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट है 16, अमाउंट है 5000। 16 डेट 5000, 16 डेट 5000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। अब पहली बात, सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट तो पक्का क्रेडिट हो गई। अब सोल्ड गुड्स टू गणेश भी लिखा हुआ है और फॉर कैश भी लिखा हुआ है, तो पार्टी का नाम भी दिया हुआ है गणेश और कैश भी लिखा हुआ है। अगर पार्टी का नाम और कैश दोनों दिए हुए हों तो वो कैश ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा, गणेश अकाउंट नहीं, यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। रूल याद करो कि पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हो तो कैश ट्रांजेक्शन होता है। मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है हाउ टू रिकॉग्नाइज कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन। मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग गुड्स
सोल्ड फॉर कैश। आगे 16 डेट हो गया। 16 डेट के बाद आपको दिया हुआ है 18 डेट। 18 डेट में लिखा है सोल्ड गुड्स टू बंसी 3500। सोल्ड गुड्स टू बंसी। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गई, डेबिट क्या होगा? बंसी, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है बंसी तो डेबिट होगा बंसी। 18 में 3500, 18 में 3500। ये 18 डेट, अमाउंट 3500। सोल्ड गुड्स टू बंसी, तो सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गई, तो सेल्स अकाउंट। अब पार्टी का नाम दिया हुआ है बंसी तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, तो बंसी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बंसी टू सेल्स। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बंसी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बंसी 3500। 18 डेट हो गया। 18 डेट के बाद आपको दिया हुआ है 19 डेट। 19 डेट पे लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये भी मैं थियरी वाले पेजेस में वर्ड टू वर्ड यही ट्रांजेक्शन में लिखा चुका हूं, मैं फिर से बोलता हूं, सुनना ध्यान से। 19 डेट 5000, चलो पहले मैं डेट और अमाउंट लिख देता हूं। 19 डेट 5000, ये पहले मैं डेट और अमाउंट लिख देता हूं यहाँ पे। 19 डेट 5000। ये एंट्री मैं बता चुका हूं थियरी वाले पेजेस में, फिर से बता देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 डेट में विड्रू फ्रॉम बैंक। अब जब भी ऐसा लिखा हुआ है विड्रू फ्रॉम बैंक तो कंपलसरी हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। विड्रू फ्रॉम बैंक मतलब बैंक में से पैसे निकाले तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, वो श्योर है। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में फॉर ऑफिस यूज, तो यहाँ पे हम लोग ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस यूज डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे कैश अकाउंट। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक में से पैसे निकाले, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे थोड़ी किए। हम लोगों ने अभी तक ऑफिस एक्सपेंसेस पे नहीं किए, हमने सिर्फ बैंक में से पैसे निकाले, तो डेबिट होगा कैश। ऑफिस एक्सपेंस कहीं पे भी नहीं आएगा, ऑफिस यूज कहीं पे भी नहीं आएगा, डेबिट होगा कैश। मतलब हमारे बिजनेस में कैश आया और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। कैश टू बैंक, कैश होगा डेबिट और बैंक होगा क्रेडिट। डेट 19 कैश टू बैंक, ये 19 डेट कैश आया हमारे पास तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट, कैश टू बैंक। तो विड्रॉन बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, बस हो गया। आगे 19 डेट के बाद नेक्स्ट है 29 डेट। ये इजी है। 29 डेट नहीं 20 डेट, 20 डेट बाकी है हमारा। 20 डेट पे लिखा हुआ है करीम पेड ऑन अकाउंट 5000। करीम ने पैसे पे किए, तो किसको पे किए? हमको पे किए। हमारे ओनर का नाम क्या है? हमारे ओनर का नाम है ये अमिताभ, ये हमारे ओनर का नाम है अमिताभ। तो 20 डेट पे लिखा हुआ है, 20 डेट पे लिखा हुआ है करीम ने पैसे पे किए। अब करीम ने पे किए, करीम ने पे किए तो किसको पे किए? हमको पे किए। कितना पैसा पे किया? 5000 ऑन अकाउंट। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा ऑन अकाउंट क्या होता है, थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। करीम ने पैसे पे किए 5000। अब करीम ने पे किए मतलब हमने रिसीव किए, हमारे पास कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा और करीम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट और करीम अकाउंट क्रेडिट। करीम ने पे किए मतलब हमने रिसीव किए, तो कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और करीम हो जाएगा क्रेडिट 5000। डेट 20, अमाउंट 5000, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू करीम, करीम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, कैश टू करीम। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम,
तब हमको करीम से इतना कैश मिला 5000 रुपीज। इजी है बहुत। आगे 20 डेट के बाद क्वेश्चन में है 29 डेट। 29 डेट में लिखा है पेड रेंट, और मैंने 100 बार आपको बताया कि पेड के आगे या पहले प्रीफिक्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपना खुद का सब्जेक्ट अज्यूम करेंगे वी। पेड रेंट मतलब किसने पे किया? वी, हमने पे किया। वी पेड रेंट फॉर रेसिडेंस 6000। अब यहाँ पे पहला शब्द जो काम का है वो है पेड। पेड मतलब कैश गोज आउट, मतलब कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड मतलब कैश गया। जब भी पेड लिखा हुआ है मतलब कैश गया, मतलब कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। ओके, यहाँ पे क्रेडिट होगा कैश। डेबिट क्या होगा? यहाँ पे लिखा है रेंट फॉर रेसिडेंस। अगर हमने घर का कोई भी एक्सपेंस पे किया तो डेबिट होगा ड्रॉइंग्स, क्योंकि रेसिडेंस का मतलब घर का रेंट हमने पे किया तो ये हमारा पर्सनल खर्चा हुआ, ये बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ, ये हमारा पर्सनल खर्चा हुआ। पर्सनल खर्चा हुआ तो डेबिट होगा ड्रॉइंग्स। और डी इज ऑलवेज डी, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, डी इज ऑलवेज डी। तो पेड मतलब कैश होगा क्रेडिट और ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट। ड्रॉइंग्स टू कैश। डेट 29, अमाउंट 6000। 29 डेट 6000। ये 6000 डेट 29। यहाँ पे हमने घर का रेंट पे किया तो ये हमारा पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा है तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ड्रॉइंग्स टू कैश 6000। पेड लिखा हुआ है मतलब कैश गोज आउट, दिमाग लगाओ। पेड लिखा हुआ है मतलब कैश गोज आउट तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और पर्सनल खर्चा है तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट। अब यहाँ पे मैं नरेशन लिखूंगा। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग रेंट ऑफ रेसिडेंस मतलब पर्सनल एक्सपेंस पेड। पर्सनल एक्सपेंस हम लोगों ने पे किया मतलब कैश गोज आउट। आगे 29 डेट के बाद क्वेश्चन में 30 डेट 2 बार है। 30 डेट लिखा हुआ है परचेज्ड अ साइकिल फॉर हिज सन। ये हिज सन कौन है? ये हिज सन अभिषेक है। मतलब अमिताभ का सन है तो अभिषेक ही होगा ना। यहाँ पे लिखा है परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन 3000। तो यहाँ पे हमने 3000 रुपीज की साइकिल खरीदी। कौन से आदमी से या पर्सन से खरीदी, उस पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है। तो अगर पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कौन से आदमी पे खरीदी वो नाम नहीं दिया हुआ है। कौन सी पार्टी से खरीदा मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन होगा, मतलब कैश गोज आउट तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 3000। क्वेश्चन में कहीं पे कैश नहीं लिखा हुआ है फिर भी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। दिमाग लगाओ, रूल समझो। क्वेश्चन में कहीं पे भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश गोज आउट। और क्योंकि ये साइकिल फॉर सन है, कोई भी पर्सनल रिलेटिव का नाम दिया हुआ है। अगर कोई भी पर्सनल रिलेटिव का नाम दिया हुआ है तो कंपलसरी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे डेबिट होगा ड्रॉइंग्स, क्रेडिट होगा कैश 3000 और डेट है 30। 30 डेट 3000 ड्रॉइंग्स टू कैश। मैं यहाँ पे डेट में लिखूंगा 30, अमाउंट में 3000 और डेट में मैं लिखूंगा 30। 30 डेट ड्रॉइंग्स मतलब जो अभिषेक के लिए साइकिल खरीदी वो ड्रॉइंग्स है, और पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बीइंग साइकिल परचेज्ड फॉर सन ऑफ ओनर, ओनर के बेटे के लिए साइकिल खरीदा तो ये एक तरीके का ड्रॉइंग्स है। 30 डेट कंप्लीट हो गया। अब 30 डेट के बाद है हमारा फिर से 30 डेट और पहला शब्द है पेड। पहला शब्द पेड है मतलब कैश गोज आउट मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। पहला शब्द ही पेड है मतलब कैश होगा क्रेडिट। पेड टू अजय तो अजय होगा डेबिट।
पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3800। तो अजय हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये जो इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लिखा हुआ है उसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन थोड़ी सी हार्ड बन जाएगी, क्योंकि अकाउंट सेटल कर दिया हमने अजय का। तो अकाउंट सेटलमेंट क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। अकाउंट सेटलमेंट क्या होता है? अकाउंट सेटलमेंट के लिए हमको फर्स्ट डेट से लेकर 30 डेट तक सारी ट्रांजेक्शन्स फिर से रीड करनी पड़ेगी, तो ही हम अकाउंट सेटल कर पाएंगे। अब फर्स्ट डेट से लेकर 30 डेट तक सारी ट्रांजेक्शन रीड करके जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें अजय का नाम है, जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें अजय का नाम है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, अब देखना अजय कहाँ पे, पहले ढूंढना ही पड़ेगा अजय की कौन सी एंट्रीज है। फर्स्ट डेट में अजय नहीं है, सेकंड डेट में अजय नहीं है, थर्ड डेट में अजय नहीं है, फिफ्थ डेट में, सिक्स्थ डेट में अजय नहीं है, एट्थ में भी अजय नहीं है, 10th में भी नहीं है, 12 में अजय है। ये रहा अजय, कितना है 4000। मतलब हमने अजय से 4000 रुपीज के गुड्स परचेज किए थे 12 डेट पे, और कहीं पे अजय है? 14 में अजय नहीं है, 15 में अजय नहीं है, 16 में भी नहीं है, 18 में भी नहीं है, 19 में भी नहीं है, 20 में नहीं है, 29 में नहीं है, 30 में नहीं है। नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन है अजय वाली, जिसमें हमने अजय से 4000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे अजय से, ये 12 डेट पे। ठीक है, अब 12 डेट पे जो हमने 4000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे अजय से, तो लास्ट डेट पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमने अजय का अकाउंट सेटल कर दिया और हमने अजय को पे किया 3800। तो टोटल अजय का अमाउंट है 4000, उसमें से हमने पे किया 3800, टोटल 4000 है, उसने पे किया 3800, मतलब बाकी 200 हमने पे नहीं किया। तो बाकी का 200 जो हमने पे नहीं किया वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो 200 हमारी इनकम होगी, उस इनकम को बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। याद रहेगा, टोटल हमको पे करना था 4000, ये रहा 4000, और आप क्वेश्चन में जाके देखोगे तो हमने पे किया है सिर्फ 3800। देखो ये पे किया 3800, तो अगर हमने पे किया 3800 मतलब कैश गोज आउट। अब सुनते रहो, मैं लिख के बताता हूँ सारा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के पूरा बता देता हूँ। हमको टोटल अजय को पे करना था 4000 रुपए, 4000, उसमें से हमने पे किया 3800। अब हमने पे किया 3800, तो बाकी का जो 200 हमने पे नहीं किया वो 200 हमारा प्रॉफिट होगा, हमारी इनकम होगी। ठीक है, हमने पे किया 3800, तो 200 जो पे नहीं किया वो हमारी इनकम होगी। टोटल इतना हमको अजय को पैसा देना था, उसने 4800 हमने कैश पे कर दिया, बाकी 200 हमने जो पे नहीं किया, इस 200 को बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब हमने क्योंकि कैश पे कर दिया तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 3800। अब 200 जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इतना पैसा हमने कम पे किया, तो ये हमारे लिए एक इनकम है। जो 200 हमने पे नहीं किया ये हमारी इनकम है, और आपको मालूम है सारी की सारी इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो जाएगा क्रेडिट। कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, डिस्काउंट हमारी इनकम है वो भी क्रेडिट, और अजय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अजय को हम लोग कर देंगे डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, अजय अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 3800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, ये हमारी एंट्री बनेगी। मैं लिख देता हूँ 30 रेट, यहाँ पे 30 रेट, 4000 अजय हो जाएगा डेबिट, 3800 कैश हो जाएगा क्रेडिट, और 200 डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट। तो अजय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अजय अकाउंट डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू अजय एंड सेटल्ड हिज अकाउंट।
सेटल्ड इज अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा हमको अजय को देना था उसमें से हमने 3800 पे किया और बाकी पैसा हम पे नहीं करेंगे, मतलब हमने अजय का अकाउंट क्लोज कर दिया, सेटल कर दिया। अब इसके बाद एक पर्टिकुलर्स के कॉलम में हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके बाद मैं टोटल करूंगा। जब भी आप जिंदगी भर अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर में आप टोटल करो, पहले मैं अमाउंट बता देता हूं कितनी है, फिर आगे लाइंस का उसके बाद बता दूं। ये डेबिट में 80,000, 10,000, 30,000, 5,000, 4,500, 3,000, 4,000, 7,000, 6,500, 5,000, 3,500, 5,000, 5,000, 6,000, 3,000, 4,000, इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,81,500। अब आप जिंदगी भर जब भी अकाउंट्स में टोटल करोगे तो ऊपर की तरफ एक सिंगल लाइन करोगे, देखो ऊपर की तरफ एक सिंगल लाइन है 1,81,500 में, और नीचे की तरफ एक डबल लाइन करोगे। लाइफ टाइम जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर हो तो टोटल करते टाइम ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन। तो 1,81,500 डेबिट का टोटल और यही 1,81,500 क्रेडिट का टोटल, दोनों साइड का टोटल सेम, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रैंड टोटल। बस ये आंसर कंप्लीट हो गया, ग्रैंड टोटल लिख के छोड़ देने का हो गया। अब हाँ, हर एक पेज पे आपकी नोटबुक में या सप्लीमेंट्री में हर एक पेज पे टोटल कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड करना है, लेकिन वो करोगे तो भी टोटल कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड लिखने के बाद भी आपका ग्रैंड टोटल यही आना चाहिए, 1,81,500 सेम आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिखेंगे सब लोग। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए इजी हो। ये गरेवाल का क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, यहां तक क्वेश्चन और यहां से आंसर। जैसे मैंने लिखा है सब कुछ वैसे ही लिखना है। ठीक है, लिखना शुरू करो, लिखते रहो बेटा।